हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-158 वैशाली और उसका परिवार। अग्निहोत्री परिवार के लड़कियों ने डायमेंशन के अंदर खींची तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी थी। इधर कशिश, सिमरन और रिया ने भी यही किया था। घर के मर्दों ने भी इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। पोस्ट करते वक्त तो उन्हें कोई परेशान नहीं हुई, पर उसके बाद उनकी परेशानी बढ़ गई। उन सभी को उनके फॉलोअर्स और दोस्तों ने फोन करके इस जगह के बारे में पूछना शुरू कर दिया, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें खुद पता नहीं था कि वह जगह धरती पर कहाँ है, फिर इनको वे कैसे इस जगह के बारे में बताएंगे। पर उनकी तस्वीरें कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और एक तस्वीर ने सिया की परेशानी बढ़ा दी। ये तस्वीर सिया और डायमेंशन के अंदर रहने वाली एक लड़की की थी। इस लड़की का नाम वैशाली था, जिसे शौर्य ने हरियाणा के आतंकवादी कैंप से बचाया था और वह इस वक्त डायमेंशन के अंदर साधना कर रही थी। ये बेहद चुलबुली लड़की थी, इस वजह से उसकी दिया और बाकी लड़कियों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब वे लोग नदी पर गए थे तभी सिया ने उसके साथ एक सेल्फी निकाली थी और इसी सेल्फी को दिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी थी। जब ये फोटो वायरल हो गई तो तभी उसे उस पोस्ट पर एक कमेंट दिखाई दी। ये कमेंट थोड़ी सी आउट ऑफ द वे थी। बाकी कमेंट्स इस जगह का पता पूछ रही थी तो कुछ लोग उसके खूबसूरती की तारीफ कर रही थी, पर ये कमेंट उसे एक ऑफर दे रही थी। मुझे इस लड़की का पता दो, हम तुम्हें 2 करोड़ रुपए देंगे। बात पैसों की नहीं थी, पर बात उस लड़की के पते के बदले पैसे देने की थी। ऐसी क्या वजह थी जो ये आदमी इस लड़की के लिए इतने पैसे देना चाहता था? कमेंट करने वाला आदमी एक वेरीफाइड अकाउंट होल्डर था। इसका नाम रविंद्र चौधरी था और ये हरियाणा का बहुत बड़ा कारोबारी था। साथ ही हरियाणा में चौधरी परिवार सबसे ताकतवर परिवार माना जाता था। रविंद्र की पोस्ट पर शौर्य ने देखते ही कमेंट में अपना नंबर पोस्ट कर दिया। ये कमेंट शौर्य ने सिया के अकाउंट से की थी, क्योंकि शौर्य के पास अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। कुछ ही देर में शौर्य के मोबाइल पर रविंद्र का फोन आया। शौर्य ने उठाते ते ही रविंद्र से पूछा, तुम्हारा वैशाली के साथ क्या रिश्ता है और तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? शौर्य के इस सवाल पर रविंद्र पहले थोड़ा झिझका, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, वैशाली मेरी छोटी बहन है। हमारे दुश्मनों ने उसे बचपन में हमसे दूर कर दिया था, लेकिन जब हमें उसका पता चला तब तक देर हो चुकी थी। उसे एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोगों को बेच दिया गया था। ये सुनकर शौर्य ने रविंद्र से कहा, हाँ ये बात सच है कि उसे उन मानव तस्करी के लोगों ने किडनैप किया था और उसके साथ मानवीय अत्याचार भी हुए थे। लेकिन मैंने उसे उन लोगों के चंगुल से बचाकर एक नई जिंदगी दी है और उसे भी अब तुम लोगों के साथ रहने की कोई इच्छा नहीं है, तो बेहतर होगा कि उसे पारिवारिक झमेलों में डालकर उसकी खुशी को फिर एक बार मत छीनो। शौर्य की बात रविंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुस्से से बोला, मेरा नाम रविंद्र चौधरी है, मैं हरियाणा का सबसे रईस आदमी हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरी बहन के बदले 10 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, क्या रविंद्र तू तो साला सिटी निकला, तुझे एक बात बता दूं, तू जितना उसका भाई है उससे ज्यादा भाई मैं उसका हूँ। मैंने उसे बचाने के लिए लाशों के अंबार लगाए थे। और रही बात पैसों की, तो तुम मेरा नाम भी सुन लो, मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है और मैं गीतांजलि कॉरपोरेशन का इकलौता मालिक हूं, तो क्या तुम मेरी बहन मुझसे खरीदने की औकात रखते हो? शौर्य का इंट्रोडक्शन सुनते ही रविंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने वह मिश्रा परिवार के खात्मे का नजारा घूमने लगा था। वहां बह रहा खून रविंद्र को किसी बहते हुए खून के नदी से कम नहीं लग रहा था। साथ ही उसे ये भी याद आ रहा था कि किस तरह गीतांजलि कॉरपोरेशन ने हमेशा उनके खिलाफ साजिश करने वालों को सीधा मौत के घाट उतार दिया था और इस बात पर सरकार उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रविंद्र एकदम से चुप हो गया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, शौर्य सर, क्या मैं आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? रविंद्र के आवाज में आई हुई नरमी को समझकर शौर्य ने उसे आगे बोलने के लिए कहा, क्या क्या मैं अपनी बहन से एक बार मिल सकता हूँ? आप मुझे गलत मत समझिए, मैं बस उससे मिलकर एक बार बस ये बताना चाहता हूँ कि उसका ये परिवार आज भी उसका इंतजार कर रहा है। अगर वह चाहे तो हमारे साथ वापस आ सकती है और उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। शौर्य ने जब ये सुना तो उसने उसे अपना मुंबई का एड्रेस बता दिया।
रविंद्र ने भी एड्रेस मिलते ही अपने घर के सभी लोगों को तुरंत ये बात बता दी और अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई के लिए अपने प्राइवेट जेट से निकल आया। इस वक्त उसके साथ उसके माता पिता, चाचा चाची और उसकी बुआ और फूफा थे। साथ ही उसके चचेरे और फुफेरे भाई बहन थे। शाम के 4 बजे तक सभी लोग मुंबई पहुंच गए थे। उन्होंने आते ही शौर्य के बताए एड्रेस पर अपनी गाड़ियों का काफिला घुमा दिया। इधर शौर्य ने वैशाली से मिलकर सारी बात उसे समझा दी थी। पहले तो वैशाली इन लोगों से मिलने से मना कर रही थी। इन लोगों से मिलकर वैशाली के पुराने जख्म ताजे हो रहे थे। जब शौर्य ने उसके हाव भाव देखे तो उसने उसे प्यार से समझाया और फिर उससे असली कारण पूछा, जिस पर वैशाली ने पहले तो ना नुक्कड़ किया, लेकिन फिर उसने शौर्य को अपने साथ हुए उस हादसे के बारे में बताया। शौर्य ने जब ये सुना तो उसका खून खौल गया था। उसके लिए ये सारी लड़कियां उसकी बहनें थी और उनके साथ हुए अन्याय को सुनकर उसका खून खौलना आम बात थी। शौर्य ने वैशाली को डायमेंशन से बाहर लाया और वो दोनों अपने परिवार के लोगों के साथ विला पर चौधरी परिवार का इंतजार करने लगे। शाम के समय चौधरी परिवार के सभी लोग विला पर पहुंच गए थे। जब सब लोग विला के अंदर आए तो उन्होंने शौर्य के घर पर मौजूद लोगों को देखा और हैरान हो गए। इतने लोग एक ही परिवार के अंदर रहते थे और वो भी हंसी मजाक करते हुए गप्पे लड़ा रहे थे। वहीं उनकी नजर वैशाली पर पड़ी जो कि हंस हंस कर बातें कर रही थी। जब वैशाली ने इन लोगों को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। शौर्य ने उन्हें सामने रखे सोफे और कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा। परिवार के औरतें चाय पानी देखने के लिए वहां से किचन में चली गई, साथ ही बाकी लड़के भी अपने अपने कमरे में चले गए। इस वक्त हॉल में सिर्फ जामवाल दादाजी, शौर्य के सभी चाचा और बड़े दादाजी मौजूद थे। शौर्य ने रविंद्र को एक बार देखा और फिर उसकी नजर सब लोगों पर गई। तभी उसने देखा कि इन लोगों में 3 लोग बार बार अपनी नजरें चुरा रहे थे। ये थे वैशाली के फूफा अनूप कुमार, उसकी बुआ मालिनी और उनका बेटा योगेंद्र। शौर्य ने उन्हें घूर कर देखा और बाकी कोई कुछ बोल पाता उनसे पहले शौर्य बोल पड़ा, वैशाली जब 14 साल की थी तो उसे तुम्हारे दुश्मनों ने नहीं तुम्हारे अपनों ने किडनैप करवाया था। उसके बाद वह उन किडनैपरों की एक गलती के कारण जैसे तैसे छूट गई, पर जब वह लौटी तो कुछ लोगों ने आपके घर तक पहुंचने से पहले ही दूर कर दिया। बात यहीं तक होती तो ठीक था, मगर उसे आपके परिवार से बार बार दूर रखा और वैशाली को अपना जीवन जीने के लिए भीख मांगनी पड़ी। उसे एक अनाथाश्रम द्वारा पाला पोसा गया, पर कुछ ही दिनों में जब उसने अपना कॉलेज स्टार्ट किया तो उन वहशी आतंकवादियों ने कॉलेज के रास्ते से ही किडनैप करवाया। उसके बाद जो उसके साथ हुआ उसके लिए उन लोगों को मैंने अपने इन हाथों से काटकर फाड़कर फेंक दिया था। मैंने वैशाली के लिए और उसके जैसी उन सभी लड़कियों लिए मैंने वहां खून की होली खेली थी और लाशों के अंबार रचे थे। तब जाकर मुझे मेरी ये बहन मिली है। तो अब मुझे बताओ, पिछले 6 सालों से तुमने अपनी बेटी, पोती और बहन के लिए क्या किया है? शौर्य का सवाल सुनकर सारे चौधरी परिवार के लोग एकदम से चुप हो गए और उन्होंने अपना सिर नीचे झुका दिया। तभी वैशाली अपने जगह पर खड़ी हो गई, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। उसने अपना हाथ आगे किया और उसके फूफा, बुआ और उनका बेटा तीनों हवा में लटक गए। वैशाली एक शातिर मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और फिर दांत पीसते हुए बोली, क्या हुआ बुआ, आपने ये कभी नहीं सोचा था ना कि हमारी मुलाकात दोबारा हो जाएगी? पर क्या करें, ये आपकी फूटी किस्मत थी। चलिए फिर इसी बात पर बोलना शुरू करो, वरना मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि तुम तीनों इस दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत भी तुम कबूल कर लोगे। वैशाली ने फिर अपनी ताकत से उन तीनों के गलों पर अपना दबाव बनाना बंद कर दिया। पूरा चौधरी परिवार इस घटना से काफी डर गया था। उनकी बेटी ये कैसा जादू कर रही थी? ये हो क्या रहा है? क्या ये कोई भूत है? क्या ये उनकी बेटी वैशाली ही है या कोई और है? इसने सिर्फ उसके बुआ के परिवार को ही क्यों टारगेट किया है? ऐसे कई सवाल उनके सिर में घूम रहे थे। बुआ ने जैसे तैसे थोड़ी सांस ली और बोली, कोई मुझे बचाओ, ये लड़की मुझे मार देगी। बाबूजी, भैया मुझे बचा लीजिए। बुआ की बात सुनकर वैशाली का माथा ठनक गया और उसने कहा, बजात औरत, तुझे मैंने जो पूछा है उसका मुझे जवाब दे, बेवजह की बकवास मैं सुनना नहीं चाहती। इतना कहकर वैशाली ने एक ही झटके में बुआ के बेटे को हवा से जमीन पर पटक दिया, फिर उसे एक बार फिर उठा दिया और फिर एक बार पटक दिया। ऐसा करने से वह जोरदार चीखों के साथ चिल्लाने लगा, दर्द में करहाने लगा। उसका सिर फट गया था और काफी खून गिर गया था। साथ ही उसके शरीर की कुछ हड्डियां टूट गई थी। उसकी चीखें सुनकर इस बार बुआ बहुत डर गई थी और किसी पोपट पंछी की तरह उसने बोलना शुरू किया, मुझे माफ करो वैशाली, हाँ मैंने ही तुम्हें किडनैप करवाया था।
उन रावत परिवार के लोगों ने मुझे और मेरे पति को उनकी टेक्सटाइल कंपनी के 40% शेयर दिए थे। साथ ही मैं पूरे परिवार में तुमसे सबसे अधिक नफरत करती थी क्योंकि तुम्हारे जन्म के वक्त मैंने मेरे बेटे को खोया था। तुम्हारे जन्म के वक्त पूरा परिवार तुम्हारी माँ की वाहवाही कर रहा था और मेरा बेटा उस जेनेटिक बीमारी से जूझ रहा था। मुझे उसे इलाज के लिए अमेरिका लेकर जाना था, पर उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे की ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारे जन्म के बाद निकलूं। ट्रीटमेंट में देरी होने के कारण मेरे बेटे ने उसी दिन दम तोड़ दिया जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ। तुम मेरे लिए किसी अपशगुन से कम नहीं थी, इसीलिए मैंने बदला लेने के लिए तुम्हें मारना चाहा, पर उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकी। उसके बाद बुआ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने लगभग 14 साल तक इंतजार किया, फिर एक दिन रावत परिवार के साथ मिलकर तुम्हारे किडनैपिंग और हत्या का षड्यंत्र रचा, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम उन लोगों से बचकर निकल जाओगी। जब मुझे ये पता चला तो मैंने तुम्हें ढूंढ रहे लोगों को बहुत सारे पैसे देकर खरीद लिया और उन्होंने तुम्हें घर तक पहुंचने नहीं दिया। बुआ की बात सुनकर परिवार के लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा। वैशाली के पिता ने तो तरह तरह की हरियाणी गालियां देना शुरू किया, फिर उन्होंने हॉल में रखा फ्लावर वास उठाकर सीधा बुआ के सिर पर फेंक दिया। बुआ का सिर फूट गया, लेकिन वास को कुछ नहीं हुआ। शौर्य वहीं बैठकर ये सारा तमाशा देख रहा था। उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो ये सब रोके, उसकी तो इच्छा थी कि वो उस बुआ के इतने टुकड़े कर दे कि देखने वाले की आत्मा तक कांप जाए। बुआ अपना सिर पकड़कर हवा में ही लटके लटके रोने लगी। अब सबकी नजरें फूफा पर गई, जो ये सब देखकर सदमे में था। उसे अच्छे से पता था कि उसके बीवी ने सारे राज उगल दिए हैं। उसने अब अपना मुंह खोला और बस इतना ही कहा, हाँ, मैंने और मेरे बेटे ने इस सारे कांड मेरे पत्नी का साथ दिया और मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ जितना मेरी पत्नी इस बात में जिम्मेदार है। फूफा ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया था, पर उसे किसी ने कुछ नहीं किया। वैशाली ने भी इस बार तीनों को जमीन पर पटक दिया। ये पटकनी इतनी तेज थी कि तीनों की हड्डियां चटकने की आवाज साफ साफ सुनाई दी। वैशाली ने फिर एक बार अपने उस भूले बिसरे परिवार को देखा और बोली, तुम्हारा परिवार अंदर से सड़ा हुआ है। तुम्हारे घर में हर कोई एक दूसरे को पीछे खींचता है और एक दूसरे के काम में टांग अड़ाता है। मुझे ऐसे परिवार में वापस आने की कोई इच्छा नहीं है। तुम्हारा परिवार परिवार नहीं बल्कि घोड़ों के रेस का मैदान है। ऐसे परिवार से अच्छा तो मेरा ये परिवार है, जहां मेरी 100 से भी ज्यादा बहनें हैं और एक बड़ा भाई, जिसके आगे सारी दुनिया झुकती है, और वह हमारे लिए लाशों का अंबार लगा सकता है। तुम लोग सिर्फ मुझे दूसरे लोगों को कहकर ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन खुद कभी बाहर नहीं आए मुझे ढूंढने के लिए। अगर ऐसा हुआ होता तो मैं कब की अपने घर वापस आ जाती। तुम्हें तो बस अपने परिवार का सदस्य वापस चाहिए था, जिंदा या मुर्दा तुम्हें उसकी भावना से कोई मतलब नहीं था। तो बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और कभी मुझे ढूंढते हुए यहाँ मत आना। मैं अब वैशाली चौधरी नहीं, वैशाली अग्निहोत्री हूँ। इतना कहते ही वैशाली ने शौर्य को देखा और बोली, भाई मुझे वापस भेज दो। इस वक्त वैशाली के चेहरे पर कोई गम नहीं था, ना ही खुशी। उसके दिल से परिवार कब का निकल चुका था। उसके लिए, अपने माँ के लिए भी कोई प्यार नहीं बचा था। उसकी बात सुनकर शौर्य ने अपना हाथ हिला दिया और वैशाली डायमेंशन के अंदर चली गई। शौर्य ने फिर रविंद्र के परिवार को देखा और कहा, आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे कि आपकी हैसियत वैशाली के आंखों में कितनी है। आप लोगों की वजह से उसके पुराने जख्म फिर एक बार ताजे हो चुके हैं। अगर उसे तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ हुई तो मैं तुम्हारे परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा, और मैं ये पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ और ये कर भी सकता हूँ। तो बेहतर होगा कि इसके बाद मेरे परिवार से दूर रहे। शौर्य की धमकी सुनकर पूरा चौधरी परिवार सन रह गया। तभी उन्होंने अपने सामने बुआ, उसके पति और बेटे को काले रंग के आग में जलते हुए देखा। उन तीनों की चीखें सबको साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर किसी ने भी आगे बढ़कर उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। कुछ ही देर में वो तीनों राख में तब्दील हो गए और उनका अंत हो गया। इसके बाद शौर्य ने कहा, भले वैशाली तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं नहीं कर सकता। एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करने वालों को मैं जीवित नहीं छोड़ता। शौर्य के इस रवैये ने चौधरी परिवार को अंदर तक डरा दिया था। आज उनके सामने जो भी घटना घटी सारी की सारी जादुई और चमत्कारी लग रही थी। अगर ये सब वे बाहर किसी और को बताएंगे तो लोग उन्हें पागल कहेंगे। वो लोग अब इतना डर गए थे कि उनके मुंह से एक आवाज भी निकल नहीं रही थी। तभी इस शांति को चीरते हुए एक आवाज आई। ये आवाज किसकी थी? क्या कहना चाहती थी ये आवाज? अब क्या होगा आगे?